वेदांश तानिया की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मा, आज मुझे बहुत मजा आया। तानिया को उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज बहुत अच्छी लगती थी। वो वेदांश के गालों को किस करते हुए बोली, क्या सच में मेरे बच्चे को बहुत मजा आया? अब आगे। ये कहते हुए तानिया वेदांश को अपनी गोद में उठाते हुए उसके कमरे की तरफ चली गई। वेदांश का कमरा ऊपर आर्य के कमरे के बगल में ही था। तानिया ने उसके कपड़े चेंज करके उसे रेडी कर दिया। वेदांश ने आज किड्स गार्डन में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वो तानिया की गोद में ही सो गया। तानिया वेदांश के कमरे की बालकनी के पास उसे अपनी गोद में लेकर थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही। फिर तानिया ने उसके मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसे उसके छोटे से बेड पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो थोड़ी देर तक वेदांश के पास ही बैठी रही, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया कॉरपोरेशन। आर्य अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसके पास समर्थ का कॉल आया। समर्थ ने फोन पर ही बताया कि उस दिन उनकी कार पर अटैक करने वालों को पकड़ लिया गया है, जो दूर से ही इस अटैक में इन्वॉल्व्स थे। समर्थ की बातें सुनकर आर्य का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। फिर आर्य तेजस को ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद आर्य सिंघानिया मेंशन के बैकयार्ड के एक कमरे में था, जहां समर्थ, आस्तिक और कुछ लोग थे, और कुछ लोग अपने घुटने के बल बैठे हुए थे, जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। आर्य उनके सामने एक किंग चेयर पर शान से बैठे हुए बोला, बताओ, किसके कहने पर तुमने उस दिन अटैक किया? आर्य का खौफ उनके दिल में पहले से ही था, पर वो लोग बिल्कुल चुप थे। तभी आर्य ने बॉडीगार्ड्स को बिना देखे एक चुटकी बजाई। ये एक इशारा था। बॉडीगार्ड तुरंत उनके जख्मों पर नमक डालने के लिए हरकत में आ गए, जिसे देखकर उन सबकी तो रूह ही कांप गई। फिर आर्य के बॉडीगार्ड्स उनके जख्मों पर हल्का हल्का नमक छिड़कने लगे, जिससे उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे गई, और वो सब आर्य को अटैक करने वाले का नाम बताने लगे। अब आर्य को पता चल चुका था कि ये अटैक विक्रांत खन्ना ने ही करवाया था, जिस पर आर्य को पहले से ही शक था। वो समझ गया कि अब तक विक्रांत ने यह भी पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी, जो उसकी वाइफ है। फिर आर्य आस्तिक की तरफ देखे बिना ही उससे बोला, तानिया की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, और इस बात का खास ध्यान रखो कि वो बिना गार्ड्स के कहीं भी न जाए। आर्य ने एक नजर उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर और उसकी फैमिली पर अटैक किया था। उन्हें देखकर आर्य को उस अटैक से सहमी हुई तानिया का डरा हुआ चेहरा याद आने लगा। साथ ही उसे अपने प्यारे वेद का भी मासूम सा डरा हुआ चेहरा याद आया, जिसे याद करते ही आर्य का चेहरा एक बार फिर डार्क हो गया, जिस वजह से उस कमरे का एटमॉस्फेयर पूरा अजीब हो गया और उसकी आंखों में एक हैवान की झलक साफ दिखने लगी। आर्य अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। आर्य को देखकर उन लोगों की रूह कांप गई। आर्य ने एक पल की भी देरी नहीं की और एक शार्प नाइफ से एक एक करके उन सबका गला बेरहमी से काट दिया। वो पूरा कमरा दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उन चीखों के साथ एक चीख और भी शामिल हो गई। आर्य और बाकी सबका ध्यान उस दूसरी चीख की तरफ गई,
जो कमरे के बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर आर्य की आंखें छोटी हो गईं। वो कोई और नई तानिया ही थी जो चीखते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी। उसे इस तरह से देखकर आर्य समझ गया कि तानिया ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया था। दरअसल तानिया रूम में बोर हो रही थी, इसलिए वो इधर उधर टहलने लगी और टहलते टहलते मेंशन के बैकयार्ड रूम की तरफ आ गई थी। और अभी अभी उसने जो देखा था उससे तानिया के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। तानिया की तो रूह ही गई थी आर्य के इस खूंखार रूप को देखकर। उसने खुद को संभाला और वहां से दौड़ते हुए भागने लगी और भागते हुए वो घर के अंदर चली गई। उसकी शक्ल देखकर ही आर्य अंदाजा लगा चुका था कि वो कितना डर गई है। आर्य उन सब की लाशों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तानिया डरी सहमी सी अपने कमरे में खड़ी थी। उसे तो अब रूम में आने से ही डर लग रहा था। उसका आज का ये डर उस अटैक से पैदा हुए डर से भी कई गुना ज्यादा था। जब तानिया ने अपने बेडरूम की दीवार पर आर्य और वेदांश की साथ वाली बड़ी सी फोटो को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो अभी अभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वो बेड पर बैठकर कुछ सोचने में लगी, साथ ही वो अपने आप को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि आर्य का वो रूप देखकर तानिया की दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को आर्य जब ऑफिस से घर आया तो वो सीधे अपने रूम में चला गया। उसने देखा कि तानिया अपना लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने वाली ही थी। आर्य के लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था कि तानिया कुछ ऐसा ही करने वाली थी। आर्य ने तानिया के हाथों से उसका लगेज लेते हुए उसे साइड में रख दिया। तानिया की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की। आर्य आहिस्ते से तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी तुम? तानिया अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, नहीं, कहीं भी तो नहीं। वो मैं अपनी फ्रेंड दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी, बस उसी के यहाँ कुछ दिन रहने जा रही हूँ। आर्य समझ गया कि तानिया उसे झूठ बोल रही है। वो बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। आर्य अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी? तानिया डरते हुए धीरे से बोली, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है? आर्य सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से, बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगी। तानिया अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये क्या जबरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर आर्य उसकी तरफ अपनी घूरती नजरों से देखते हुए बोला, तानिया आवाज नीचे। मत भूलो कि तुम आर्य सिंघानिया के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ खाते हैं, और वो क्यों खौफ खाते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। आर्य के ऐसा बोलने पर तानिया की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डर और घबराहट से एक बार फिर तेज हो गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर आर्य उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, तानिया ओपन योर आईज। ये कहते वक्त आर्य की गर्म सांसें तानिया के चेहरे पर पड़ रही थी।
तानिया ने अपनी आंखें खोली और आर्य को देखने लगी। वो अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आपने उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आर्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओह शिट, उन्हें इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, है ना? तानिया अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आर्य अपनी सर्द आंखों से तानिया की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके की सजा दे रहा था और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैं पहले इससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा लोगों को दे चुका हूं। ये कहते हुए आर्य का ऑरा डार्क हो रहा था, जिसकी वजह से उस कमरे का एटमॉस्फेयर अजीब होने लगा, जिसे देखकर तानिया एक बार फिर डर के मारे कांपने लगी। तानिया ने ये आंखें बंद करके और हिम्मत करके कह दी, आप ऐसा क्यों करते हैं? आर्य अपनी उंगली के छोर को तानिया के चेहरे पर चलाते हुए बोला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं जो मेरे खिलाफ जाने या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो मैं उसे दर्दनाक मौत देता हूं। पर अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तानिया ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहा, और अगर मैंने दूर जाने की कोशिश की तो? इतना सुनते ही आर्य के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ गई। फिर वो उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक आर्य सिंघानिया को नहीं जान पाई हो तानिया। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अब तक जो तुमने देखा वो कुछ नहीं था। आर्य सिंघानिया को तुम इससे भी बुरा बनते हुए देखोगी, समझी तुम? ये कहकर आर्य वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तानिया वहीं बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब आर्य के नाम से ही डर लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या आर्य से शादी करके तानिया की जिंदगी में वही तकलीफें दोबारा आएंगी जिनसे बचकर तानिया अब तक भाग रही थी? या तानिया को आर्य का इससे भी ज्यादा भयानक रूप देखने को मिलेगा? आर्य अपने फेस पर एक डेविल स्माइल के साथ उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक आर्य सिंघानिया को नहीं जान पाई तानिया। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और अगर मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद तानिया वही बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब आर्य के नाम से भी डर लग रहा था। अब आगे बेड पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई और वो ऐसे ही सो गई। आर्य जब कपड़े चेंज करके बाहर आया तो देखा कि तानिया बेड पर बैठे बैठे ही सो रही थी। वो उसके पास गया और उसे आहिस्ते से अपनी गोद में उठाकर बेड पर आराम से लिटा दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। आर्य ने तानिया के सिर के पास बैठकर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लिया। फिर कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद वो अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। वेदांश की नींद पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो काफी देर से सो रहा था। वो अपनी आंख खुलते ही अपने छोटे से बेड से उतरकर अपने रूम के बाहर आ गया। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। फिर वो अपने छोटे छोटे पैरों से आर्य और तानिया के कमरे की तरफ चला गया। डोर खुला था, इसलिए वो फूटते हुए कमरे के अंदर आ गया। जब आर्य की नजर अपने बेटे वेदांश पर पड़ी
तो उसने अपने लैपटॉप को साइड में रख दिया और वेद की तरफ अपना हाथ आगे करके उसे बुलाया। वेद दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आ गया। आर्य उसके गालों पर किस करते हुए बोला, क्या बात है, आज मेरे बेबी की निन्नी जल्दी खुल गई। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, यस डैडी, मुझे मम्मा को देखना था इसलिए मैं आ गया। आर्य अपने बेटे के गुलाबी गालों को सहलाते हुए बोला, अच्छा, मम्मा को देखने का मन हुआ, पर बेबी अभी आपकी मम्मा तो सो रही हैं। वेद आर्य के गाल को अपने छोटे से हाथ से सहलाते हुए बोला, डैडी डोंट वरी, मम्मा को देखूंगा, परेशान नहीं करूंगा। आर्य अपने बेबी के माथे पर किस करते हुए बोला, अरे वाह, मेरा वेदांश कितना समझदार हो गया है। ये कहते हुए आर्य ने वेदांश को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वेदांश अपने छोटे छोटे पैरों से बेड की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो आर्य के बेड पर चढ़ने में कामयाब हो गया। आर्य की नजर तो अपने बेटे पर ही थी। वेद आहिस्ते से बेड पर चढ़कर तानिया के बगल में बैठ गया। फिर सोती हुई तानिया को निहारते हुए उसके माथे पर किस किया। जब तानिया को अपने माथे पर छोटे छोटे होठों के छूने का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने वेद का प्यारा सा चेहरा देखकर उसका दिल खुश हो गया। तानिया ने वेद को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने में छिपा लिया। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से तानिया के गाल को भरने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तानिया ने उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लिया और दोबारा वेद को अपने सीने में छिपा लिया। वेद को तानिया के पास आकर एक सुकून मिलता था। इसी सुकून में वो दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी मां के सीने में सो गया। थोड़ी देर बाद आर्य ने उनके पास आकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। शाम के 7 बजे तानिया किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वेद भी अपनी मम्मा के साथ किचन में ही था। तानिया ने उसे किचन काउंटर पर बैठा रखा था। उसे चॉकलेट्स भी दे रखी थी और वो आराम से चॉकलेट खाते हुए अपनी मॉम को खाना बनाते हुए देख रहा था। युवान वेद को ढूंढते हुए और किचन से आ रही खाने की खुशबू को सूंघते हुए किचन के अंदर चला आया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि तानिया ही होगी किचन में, तभी खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। युवान तानिया के पास आकर उसे हग करते हुए बोला, आहा भाभी, मुझे पता था कि किचन में आप ही होंगी। खाने की इतनी टेस्टी स्मेल सूंघकर तो मुझसे अब वेट ही नहीं हो रहा है। युवान अभी भी तानिया को पकड़े हुए था। तानिया उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। तभी युवान को किसी छोटे छोटे हाथों की जोर अपने हाथ पर महसूस हुई। जब उसने देखा तो पाया कि ये वेद है जो किचन काउंटर में बैठा हुआ युवान को तानिया से अलग करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने चाचू की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, चाचू आप मम्मा से दूर रहो, मेरी मम्मा का मैं हक कर सकता हूँ बस। तानिया अपने वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। युवान तानिया को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बेटा ये सिर्फ आपकी ही मम्मा नहीं, मेरी भी है। इस पर वेद उसे और जोर से घूरते हुए बोला, मेरी मम्मा सिर्फ मेरी है, आपकी नहीं। युवान तानिया को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए बोला, बेटा आपको आपकी मम्मा क्या मिल गई? आप तो अपने इस क्यूट से चाचू को भूल ही गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। ये बोलते हुए युवान ने अपना मुंह फुला लिया। वेद किचन काउंटर पर खड़े होकर युवान के फुले हुए गालों को अपने टिमटिमाती प्यारी आंखों के साथ देखने लगा।
और उसके लटके हुए चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए बोला। चाचा आप गुस्सा हो? युवान ऐसे ही मुंह फुलाकर बोला। हाँ, आपके चाचू आपसे गुस्सा है। चाचा आप मुझसे नाराज मत हो, आपके बिना मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। युवान अभी भी तानिया को पकड़े हुए था। तानिया ऐसे ही गैस पर रखे जार में स्पून चला रही थी। उसके इस क्यूट से हरकत को 2 आंखें किचन के दरवाजे से देख रही थी और अपने चेहरे में एक मुस्कान लेकर वो उन्हें निहार रहे थे। ये दोनों चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे। वो देख पा रहे थे कि तानिया के आ जाने से घर में कितनी खुशहाली छा गई है। अनिल जी स्माइल करते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते हुए बोले, पापा, तानिया बेटा को देखकर मुझे लगता है कि मेरी युविका वापस आ गई है। ये बिल्कुल युविका की तरह प्यारी है और बिल्कुल अपनी मॉम मालविका की तरह पूरे घर को संभाल रखी है। कोई और भी था जो अनिल जी और चैतन्य जी को देख रहा था। ये था आर्य। अनिल जी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं आर्य को एक राहत मिल रही थी। चैतन्य जी अनिल जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू चाहे अपने बेटे से कितना भी नाराज रहे, पर इस बात को तू झुठला नहीं सकता कि उसने तानिया जैसी बेटी तुझे दी है। मैं बहुत खुश हूं कि आर्य ने तानिया जैसी लड़की से शादी की और इस घर की बड़ी बहू बनाया। अनिल जी कुछ नहीं बोले और चैतन्य जी के चेहरे को देखने लगे, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सच थी। आर्य की वजह से ही उन्हें तानिया जैसी बेटी मिली थी। वेदांश को इस तरह कान पकड़ते हुए देखकर युवान झट से उसके पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, नहीं बेटा, आपको चाचू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तानिया दोनों चाचा भतीजे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो रही थी, क्योंकि अभी आर्य वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। फिर तानिया दोनों की तरफ देखते हुए बोली, युवान, क्यों ना आज हम सबकी पसंद का खाना बनाएं? युवान एक्साइटेड होकर बोला, गुड आइडिया भाभी। पर मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम सबकी फेवरेट डिशेस के नाम बताओ। मैं एक एक करके सबके मनपसंद डिशेस तैयार करती जाऊंगी। फिर तो आप सबसे पहले मेरी फेवरेट डिश का नाम नोट कर लो। पता चल रहा है कि सबकी फेवरेट डिश गिनाते गिनाते मेरी डिश ही रह गई। ये कहते हुए वो सबके फेवरेट डिश के नाम गिनाने लगा। तानिया सबके फेवरेट डिश के नाम एक नोटबुक पर नोट करती जा रही थी। फिर तानिया ने सभी डिशेस को बनाना स्टार्ट कर दिया और 2 घंटे के अंदर अंदर उसने डाइनिंग टेबल को सबके पसंदीदा खानों से भर दिया। जब सभी डाइनिंग टेबल पर आए तो सबके मुंह में पानी आ गया। आर्य भी खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाविक खाने पर अपनी नजरें रखते हुए बोला, दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने में कितना टेस्टी होगा। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। तभी ध्रुव ने भी तानिया को देखते हुए कहा, ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पर मैडम आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश बेहद पसंद है? इससे पहले कि तानिया कुछ बोल पाती, आस्तिक ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई सिर्फ तेरी ही फेवरेट डिश नहीं बनी, या हम सबकी फेवरेट डिश बनी है, पर मैडम हमने तो आपसे नहीं बताया था कि ये हमारी फेवरेट डिशेस है, फिर आपने कैसे किया? तभी युवान अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, ऑल क्रेडिट्स गोज टू मी। तुम सबको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम सब अपनी अपनी फेवरेट डिशेस को छक पा रहे हो। तुम्हारी वजह से? तो क्या डिनर मैडम ने नहीं तुमने बनाया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा युवान। अरे डिनर भाभी ने ही बनाया है, पर तुम सबके फेवरेट डिशेस का नाम तो मैंने बताया है ना।
तभी दादाजी सबको रोकते हुए बोले, बेटा बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी भाभी के हाथों का खाना तो चख लो। सभी डाइनिंग टेबल में बैठ गए। तानिया सबके लिए डिनर सर्व करने लगी। आस्तिक ने तानिया को रोकते हुए कहा, मैडम आप रहने दीजिए, हम सब सर्व कर लेंगे। तानिया ने हाँ में सिर हिलाया और चैतन्य दादाजी और अनिल जी को डिनर सर्व करने लगी। उसके बाद उसने वेद को डिनर सर्व किया, लेकिन आर्य को देखते ही वो रुक गए। आर्य उसकी तरफ घूर कर देखने लगा, जिसे नोटिस करके तानिया ने उसकी प्लेट में भी डिनर सर्व कर दिया। फिर खुद भी खाने लगी। हमेशा की तरह आज भी तानिया ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। सब उंगलियां चाटते रह गए। खाना खाने के बाद सबने तानिया के खाने की तारीफ की और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। इस बीच तानिया जब भी आर्य के सामने आती तो उससे अपनी नजरें चुराने की कोशिश में लगी रहती। तानिया डर के मारे आर्य से बात नहीं करती थी। वो आर्य के आने से पहले ही सोने की कोशिश करती थी या घर के किसी और कामों में खुद को बिजी करके रखती थी। कभी कभी तो वो वेद के रूम में ही सो जाया करती थी। आर्य भी ये नोटिस करता था कि तानिया उससे इग्नोर कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी तानिया को किसी भी चीज के लिए प्रेशर नहीं दिया। एक दिन आर्य ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। वेद और युवान दोनों घर पर ही थे। युवान वेद के साथ नीचे हॉल में खेल रहा था। तानिया भी अपने फोन पर कुछ देखने में बिजी थी। तभी आस्तिक आर्य को अपने कंधों पर सहारा देकर सिंघानिया मैंशन में लेकर आ रहा था। युवान, वेद, तानिया और दादाजी ये देखकर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि आर्य की वाइट शर्ट खून से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर तानिया तो डर के मारे कांप उठी। वेद तो अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर रोने लगा। युवान किसी तरह उसे शांत कराने लगा। आस्तिक ने आर्य को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या हुआ था आर्य के साथ और क्या थी वो बात, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा हद से पार हो चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? आस्तिक ने आर्य को संभाल कर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिक ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब आगे। विक्रांत खन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैतन्य सिंघानिया के पोते पर हमला करने की? इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। फिर दादाजी ने आर्य की तरफ देखते हुए आस्तिक से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। दादाजी का ऑर्डर फॉलो करते हुए आस्तिक ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। उसके बाद आर्य को पकड़कर उसको संभालते हुए उसके कमरे की तरफ ले गया और कमरे जाकर उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। आर्य को इस तरह से देखकर तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऊपर अपने कमरे की तरफ गई। अंदर जाते ही तानिया ने एक नजर आर्य की तरफ देखा। तानिया को देखकर कोई भी कह सकता था कि तानिया अभी रोने वाली है। आर्य की हालत देखकर तानिया को बहुत रोने का मन कर रहा था। जब आर्य ने तानिया को देखा तो आर्य ने इशारे से आस्तिक को नीचे जाने के लिए कहा। आस्तिक नीचे चला गया। उसके जाने के बाद
तानिया उसके बगल में बैठ गई। आर्य भी अपनी भावहीन आंखों से तानिया को देखने लगा। फिर आर्य अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगा, पर इस कोशिश में उसकी बॉडी पर जोर पड़ने लगा, जिससे उसे एक तेज दर्द होने लगा। ये देखकर तानिया उसे रोकते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं उतार देती हूँ। ये कहते हुए तानिया आर्य की तरफ झुककर उसके खून से रंगे शर्ट को उतारने लगी। आर्य का पूरा ध्यान तानिया के चेहरे पर था। तभी तानिया की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर आर्य के हाथ पर चली गई। तानिया ने झट से अपने आंसू पोंछे और आर्य की शर्ट उतारकर वॉशरूम में चली गई। फिर उसने एक तौलिए को गर्म पानी से भिगोया और वापस आकर आर्य की बॉडी पर बिखरे खून के धब्बों को आहिस्ते आहिस्ते से साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए और आर्य का ट्रीटमेंट करने लगे। उन्होंने उसके चोट को साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर दी, कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की और तानिया को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। उन्होंने तानिया को आर्य का खास ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आर्य की बॉडी पर अभी जोर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना उसके चोटों को भरने में काफी वक्त लग सकता है। तानिया डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी कही बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर आर्य का ट्रीटमेंट करके वहां से चले गए। आर्य इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। तानिया भी उसके बगल में बैठी हुई थी। तभी उसके रूम में युवान और वेद आ गए। वेद कब से अपने डैड से मिलना चाह रहा था, पर उनके ट्रीटमेंट की वजह से युवान ने उसे रोक कर रखा था। अपने डैड की हालत देखकर नन्हे वेद की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसका रोना सुनकर आर्य ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त आर्य अपनी बॉडी पर जोर नहीं दे सकता था, इसलिए तानिया ने उसे अपनी गोद में ले रखा था। तानिया वेद के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मेरे बेबी को? बेटा आप टेंशन मत लो, आपके डैडी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके डैडी तो आपके सुपर हीरो है ना। फिर वेद अपने डैडी के साथ खेलेगा, घूमी घूमी भी करेगा, है ना मेरा बच्चा? वेद ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। फिर वेद ने आर्य की तरफ झुककर उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों में भरते हुए उन पर किस कर लिया। आर्य अपने छोटे बेबी के इस एक्ट से स्माइल किए बगैर नहीं रह पाया। वो अच्छे से समझ रहा था कि वेद ने उसे ये किस जल्दी ठीक होने के लिए दी है। फिर आर्य ने भी अपने वेद के माथे को चूम लिया। युवान भी अपने भाई से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अब भी सिर्फ जल्दी ठीक होने का बोलकर वेद को लेकर उनके कमरे से चला गया। युवान ने वेद को उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। तानिया आर्य को लेटने में उसकी हेल्प कर रही थी और इस वक्त वो आर्य के बेहद पास थी। तानिया का उसके करीब होना आर्य को एक सुकून देता था। आज भी तानिया को इस तरह से अपनी केयर करता देखकर आर्य को बहुत राहत मिल रही थी। वो थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटा रहा और कब वो नींद के आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। जब तानिया ने उसे बिल्कुल हलचल करते नहीं देखा तो वो समझ गई कि आर्य सो चुका है। फिर वो उसके सोते हुए चेहरे के करीब आई और उसे निहारने लगी। तानिया को इस वक्त आर्य बेहद क्यूट लग रहा था। तानिया ने उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके माथे को चूम लिया और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाइए। तानिया उसके चेहरे को थोड़ी देर तक यूं ही निहारती रही
फिर आर्य को ब्लैंकेट से कवर करके वेद के रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। तानिया के डैड मिस्टर जीतेश को तानिया के घर से भागने के बारे में पता चल चुका था। मंदिरा ने इस बार भी उन्हें तानिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर तानिया को फिर से अपने डैड के नजरों में ला दिया था। उसने कहा कि तानिया अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ वो हम सबका मुंह काला करके भाग गई। जितेश जी मंदिरा की बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आ गए और एज यूजुअल उन्होंने मंदिरा की बातों पर यकीन भी कर लिया। उन्हें तानिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो तानिया को कोसते हुए बोले, वो लड़की इतनी गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अगर आज गौरी जिंदा होती तो उसे कितनी शर्मिंदगी होती अपनी लाडली बेटी पर। यह दिन दिखाने से अच्छा तो वो मर ही जाती। जीविका कब से अपने मॉम डैड की बातों को झेल रही थी, पर अब जितेश जी ने अपनी हद पार कर दी थी। तो अब तो जीविका को अपनी दी के लिए आगे आना ही था। वो अपनी तेज आवाज के साथ जितेश जी की तरफ देखते हुए बोली, बस डैड बस, अब बहुत हो गया। तानिया दी पर ये बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक पल भी अपनी उस मासूम बेटी के बारे में नहीं सोचा कि आपके पीठ पीछे वो क्या कुछ नहीं सहती रही। इस पर मंदिरा जीविका को आंखें दिखाते हुए बोली, जीविका बस अपनी जबान पर लगाम दो। जीविका भी अपनी आंखों से अंगारे उगलते हुए मंदिरा की तरफ देखकर बोली, नहीं मॉम, आज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि आज मैं रुक गई तो मेरी तानिया दी के साथ नाइंसाफी होगी। उस तानिया दी के साथ जिसकी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और उनके डैड को भी आप जैसी औरत ने हमेशा के लिए छीन लिया। मंदिरा जीविका पर हाथ उठाने वाली थी, पर जीविका ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए बोली, नहीं मॉम, आप पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाए, इसलिए अपने हाथों को लगाम दीजिए। जितेश जी भी जीविका पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोले, जीविका ये सब क्या है? आवाज नीचे। आई एम सॉरी कि मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी सच दिखाने की बहुत कोशिश की थी, पर आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको किसी भी हालत में यकीन दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जीविका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि डैड, आपने अपनी बेटी मेरी तानिया दी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिसके लिए वो शायद ही आपको माफ करे। डैड, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर शायद आप गिल्ट से ही मर जाओगे। ये कहते हुए मंदिरा की तरफ अपनी लाल हो चुकी आंखों के साथ देखती हुई जीविका ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, कितनी आसानी से आपने मिसेस मंदिरा मल्होत्रा की बात मान ली ना डैड। ये भी नहीं सोचा कि एक बार आपको अपनी बेटी की बात भी सुन लेनी चाहिए। पर नहीं, उस वक्त तो आपकी आंखों में मॉम के प्यार का भूत चढ़ा हुआ था ना, तो अपनी बेटी का दर्द आपको कैसे नजर आता? डैड, आपको नहीं पता कि मॉम आपके पीछे तानिया दी को कितना टॉर्चर करती थी, उनसे घर का सारा काम करवाती थी। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि उनकी चोट देखकर भी आपको कभी ये पूछने का भी मन नहीं हुआ कि बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सच कहूं तो मुझे शर्म आती है आपको डैड कहते हुए। आपको यही लगता था ना कि तानिया दी के मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश भी की? नहीं ना। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है डैड। मॉम ने तो तानिया दी की लाइफ को नर्क बना ही दिया था, पर इसमें आपकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। माँ बाप होते हुए भी वो अपने ही घर में लावारिस की जिंदगी जीती रही। इसकी वजह आप ही हो डैड। पता नहीं तानिया दी आपको माफ करे या न करे, पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, बट यू डोंट वरी,
जब मैंने कहा कि मैं आज किसी भी कीमत पर आपको यकीन दिलाकर रहूंगी, तो मैं ये करके रहूंगी। जीविका का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी अपनी तानिया दी के लिए उसकी आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए जीतेश जी को एक वीडियो फुटेज दिखाने लगी, जिसमें मंदिरा तानिया को बुरी तरह मार रही थी। तानिया उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज उसे छोड़ दे, पर बेरहम मंदिरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस वक्त जीविका ने छुपकर ये वीडियो बनाई थी और तुरंत अपनी दी को बचाया था। इस वीडियो को देखने के बाद जीतेश जी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा और वो मंदिरा को अपनी जलती आंखों के साथ देखने लगे। वो मंदिरा की तरफ बढ़ने लगे। मंदिरा जीतेश जी की तरफ देखते हुए बोली, जीतेश, मैं तुम्हें पूरी बात। मंदिरा ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये करारा थप्पड़ जीतेश जी ने मंदिरा के गालों पर मारा था, जिससे उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। फिर जीतेश जी जीविका की तरफ देखते हुए बोले, तानिया इस वक्त कहाँ है? तानिया दी आपके और मॉम के टॉर्चर से तंग आकर इस घर को छोड़कर एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने गई है और वो दोबारा कभी आप दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती डैड। जीविका जीतेश जी की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे बोली, डैड, आपने दी के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपने एक बार भी दी को समझने की कोशिश की होती तो दी आज हमारे साथ होती। जीविका अभी भी रोते हुए बात कर रही थी। जीतेश जी की आंखों में भी एक बार फिर आंसू आ गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के साथ अपनी चालबाज पत्नी के झांसे में आकर क्या किया है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तानिया घर छोड़कर जा चुकी थी और अब वो कभी अपने डैड की शक्ल देखना नहीं चाहती थी। जीतेश जी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये पता है कि मैंने ये रियलाइज करने में बहुत देर कर दी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जीविका जीतेश जी की तरफ अपनी नम आंखों के साथ बोली, डैड, आई होप वो ठीक हो। डैड, मैं पिछले एक हफ्ते से दी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पर उनका फोन स्विच ऑफ आना इस बात का सिग्नल तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि तानिया दी कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखती। जीविका की बातें सुनकर जीतेश जी एक बार फिर अपनी गलती पर पछताने लगे, क्योंकि ये सब उनकी ही लापरवाही का नतीजा था। जीविका ने अपने डैड को उनकी गलती का एहसास करा दिया था, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी। जीविका एक हफ्ते से तानिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और तानिया को मिलने के बाद ही शायद उसको असली खुशी मिल पाती। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। तानिया जब वेद के रूम में आई तो उसने देखा कि वेद अपने डैडी के दिए हुए फेवरेट टेडी बियर के साथ उसे पकड़कर मायूस बैठा हुआ था। जब तानिया उसके पास आई तो वेद ने उसके करीब आकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे थाम लिया और अपना मुंह तानिया के सीने में छिपा लिया। तानिया अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वेद को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उसके मायूस चेहरे को देखा। वेद उसकी तरफ देखते हुए अपनी मायूस आवाज में बोला, डैडी कब ठीक होंगे? तानिया वेद के माथे को चूमते हुए बोली, बहुत जल्द ठीक होंगे मेरे बच्चे, और वो अभी सो रहे हैं, पर आपको भी सोना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सैड सैड रहोगे तो डैडी भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हो ना बेटा कि डैडी जल्दी ठीक हो जाए?
वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। तानिया उसे अपने सीने से लगाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। आर्य रूम में अकेला था और वो गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम के अंदर एंटर हुई और धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ने लगी। आखिर कौन था ये जो आर्य की तरफ बढ़ रहा था? और क्या जीविका तानिया को ढूंढ पाने में कामयाब हो पाएगी? आगे क्या होने वाला था? वेद ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। तानिया उसे अपने सीने में छिपाकर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। आर्य रूम में अकेला था और वो गहरी नींद में भी था। तभी उनके कमरे में किसी आदमी की परछाई रूम में एंटर हुई और धीरे धीरे आर्य की तरफ बढ़ने लगी। अब आगे ये और कोई नहीं आर्य के डैड अनिल जी थे, जो कमरे में आकर अपनी भावहीन आंखों से आर्य को देखने लगे। वो जैसे ही आर्य की तरफ कदम बढ़ाने लगे, वैसे ही जाने क्या सोचकर उनके कदम अपने आप ही वहीं रुक गए। तानिया रूम के दरवाजे के पास आ चुकी थी और अनिल जी को दूर से ही आर्य को देखते हुए देख रही थी। आज मौका था उसके पास ये जानने का कि उनके बीच ऐसा रिश्ता क्यों है। क्यों एक बाप और बेटा एक ही घर में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। तानिया अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, ऐसा क्या है जो एक पिता को अपने बेटे से मिलने से रोक रहा है? अनिल जी ने एक नजर पलटकर तानिया को देखा। तानिया के ऐसा पूछने पर अनिल जी का फेस अजीब सा हो गया था। अनिल जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आंखों के सामने उनके पुराने घाव, उनके पुराने दर्द एक साथ उमड़ आए थे। अनिल जी तानिया की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल गए। उन्हें यूं जाते हुए देखकर तानिया मन ही मन ठान चुकी थी कि वो इस बात का पता लगाकर ही रहेगी कि दोनों के बीच क्या हुआ था। और वो अनिल जी को भी इस बारे में पता लगने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अनिल जी के इस रिएक्शन से तानिया इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उनके पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिसके बारे में अनिल जी बताना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। अगली सुबह तानिया की नींद सबसे पहले खुली। दवाइयों के असर की वजह से आर्य अभी भी सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर तानिया को भी एक सुकून मिल रहा था। डॉक्टर ने आर्य को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए कहा था। तानिया भी यही मेक श्योर कर रही थी कि वो अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दे। तानिया उठ गई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। 1 घंटे के बाद वो नहाकर रेडी हो गई। उसके बाल अभी गीले थे, इसलिए वो इसे टॉवेल से उन्हें सुखा रही थी। उसने आज डार्क ब्लू कलर की कुर्ती और नीचे वाइट पैंट्स पहनी हुई थी, जो उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन को बहुत सूट कर रहा था। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर रेडी हो रही थी। उसने अपने फेस पर क्रीम लगाया और होठों पर लिप बाम। बस इतने में ही वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तानिया को ज्यादा मेकअप अप्लाई करना पसंद नहीं था। वो मेकअप तभी करती थी जब उसे किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता था, पर तब भी वो ना के बराबर ही होता था। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और गले में उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था। नो डाउट सिंदूर और मंगलसूत्र उसके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे थे। तभी तानिया को एहसास हुआ
कि आर्य नींद से जाग रहा है। जब तानिया ने उसे उठने के लिए मशक्कत करते देखा तो वो फौरन उसके पास गई और उसकी तरफ झुककर उसे सहारा देने लगी। इस वक्त तानिया का फ्रेश चेहरा आर्य के चेहरे के बेहद करीब था। आर्य तो उसके चेहरे पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तानिया की खुशबू उसके सांसों में घुलकर उसे पागल करने लगी थी। आर्य ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। उसे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया था। आर्य को वॉशरूम जाना था, इसलिए तानिया उसे सहारा देते हुए वॉशरूम में ले गई और उससे बोली कि वो यही दरवाजे पर उसका वेट कर रही है। तानिया को अपनी इस तरह से केयर करते देखकर आर्य को बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो अपने चेहरे पर शो नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो तानिया ने उसे सहारा देकर बेड पर वापस बिठा दिया। अभी भी सुबह के 7 ही बज रहे थे। मतलब अभी तानिया वेदांश को थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी, क्योंकि उनका बेटा अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर बहुत सैड था। वो कल रात को लेट से सोया भी था, इसीलिए तानिया उसे थोड़ी देर और सोने देना चाहती थी। तभी तानिया ने नोटिस किया कि आर्य को पसीने आ रहे हैं। वो उसके पास गई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, आपको तो पसीने आ रहे हैं, चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। ये कहते हुए तानिया उसे आहिस्ते से सहारा देते हुए वॉशरूम की तरफ ले गई। वहां एक चेयर पर बिठाकर उसके शर्ट के बटनों को एक एक करके खोलने लगी। फिर एक गीले तौलिए से वो आर्य के जिस्म को साफ करने लगी। उसे साफ करते वक्त भी तानिया आर्य की तरफ झुकी हुई थी। आर्य अपनी आंखें बंद करके बस तानिया की खुशबू को अपने सांसों में फील कर रहा था। आर्य क्लीन करने के बाद तानिया उसे वापस बेड पर ले आई। फिर उसे उसकी शर्ट पहनाने में हेल्प करने लगी और फिर वहां से वेद के रूम की तरफ चली गई। आर्य अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर आराम से अपनी पीठ टिकाकर लेटा हुआ था। तभी उसे कदमों की आहट हुई। वो आंख बंद किए हुए ही पहचान गया कि ये कौन है। उसने अपनी आंखें खोली। युवान ने एक नजर उसको देखा और उसके करीब आकर उसके सीने से लिपट गया। आर्य जानता था कि उसका भाई उसको लेकर कितना इमोशनल है। वो युवान को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद युवान उससे अलग होकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, भाई आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे डांटो, पनिश करो, पर ऐसे शांत मत रहो। आपको पता है ना कि मॉम के बाद आप ही हो मेरे लिए। भाई मॉम को तो मैंने खो दिया, पर आपको मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। ये कहते हुए युवान एक बार फिर आर्य के सीने से लिपट गया। आर्य अपने एक हाथ से उसके सिर को सहलाने लगा। युवान अपने भाई से मिलने के थोड़ी देर बाद रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आर्य विक्रांत खन्ना के बारे में सोचने लगा, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। उसकी जलती आंखें बता रही थीं वो इस वक्त कैसा फील कर रहा था। विक्रांत की वजह से उसके भाई, उसकी वाइफ और उसके बेटे की आंखों में आंसू आए थे, जिसे सोचकर ही आर्य का गुस्सा और बढ़ रहा था। फिर उसने तेजस को कॉल किया और बात करते करते बालकनी में चला गया। आर्य अपनी सर्द आवाज में बोला, तेजस, विक्रांत खन्ना को एक खूबसूरत सा सरप्राइज दो। मेक श्योर कि ये सरप्राइज उसके होश उड़ा देने वाला होना चाहिए। तेजस समझ गया
कि उसे क्या करना है। उसके बाद आर्य ने तेजस को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी आर्य को अपने ऊपर किसी की नजर फील हुई और वो पीछे पलटा। उसने देखा कि ये तानिया थी जो उसे ही घूर रही थी। तानिया उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, वैसे तो मुझे बहुत लेक्चर देते रहते हैं कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती, जैसे खुद तो अपना बहुत ध्यान रखते हैं। आर्य तानिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो इसलिए बेबी क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है और मैं तो वैसे भी जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। तानिया पीछे हटते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, कोई जरूरत नहीं है सुपर हीरो बनने की, आप चुपचाप रेस्ट करेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे। आर्य उसके क्यूटनेस से भरे ऑर्डर को सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया, पर जल्द ही उसने ये अपने चेहरे में ही छिपा लिया। आर्य अभी भी तानिया की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर तानिया धीरे से बोली, आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? चुपचाप एक जगह खड़े रहिए ना। पर तानिया की बातों का आर्य पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तानिया के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर आ रहे उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए और उसके गोरे गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम भी चुपचाप एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या? तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? तानिया उससे नजरें चुराते हुए बोली, मैं कहाँ मैं नहीं डरती आपसे। आर्य उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम मुझसे नजरें चुराने का क्या मतलब समझूं मैं? तुम डरती हो ये सोचकर कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। ये कहते हुए आर्य तानिया के गाल को हल्का हल्का सा सहलाने लगा। आर्य का ये टच तानिया को मदहोश करने में लगा था। वो अपने होश संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना ये हाथ हटाइए। आर्य मुस्कुराने लगा और उसे टीस करते हुए बोला, अगर ना हटाऊं तो? ये कहते हुए वो तानिया की तरफ झुककर उसकी खुशबू में खोते हुए उसके सीने से लग गया। तानिया की तो हालत ही खराब हो गई थी आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से। आर्य तानिया के सीने से लगे हुए ही अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर जानबूझकर उसे प्रोवोक करने के लिए बोला, अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूं, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। आर्य ने इतना ही कहा था कि तानिया ने उसे खुद से आहिस्ते से अलग करते हुए किसी प्रोटेक्टिव बीवी की तरफ उस पर बरस पड़ी। पागल हो गए हैं आप, या आपका दिमाग खराब हो गया है? अपनी हालत देखिए, जरा सा चलना शुरू नहीं किया कि ऑफिस दौड़कर जाने लगे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप चुपचाप यहीं पर रहेंगे, समझे? आर्य उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा ऑर्डर है? हाँ, ये मेरा ऑर्डर है। आर्य उसके बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों अपनी सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर रहे थे। आर्य इसी पोजीशन पर तानिया से बोला, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। आर्य की आंखों में देखते ही तानिया को यह ध्यान आया कि वो जोश जोश में आर्य सिंघानिया को ऑर्डर दे चुकी है। वो आर्य से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे ध्यान नहीं। तानिया ने इतना ही कहा था कि आर्य उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, नो नीड टू से सॉरी, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये सुनकर तानिया को शर्म आने लगी। आर्य अभी भी उसके बेहद करीब था और वो तानिया के गुलाबी होठों को देखकर मदहोश होने लगा। तानिया ने जब ये नोटिस किया तो उसके दिल की धड़कनें 1000 गुना बढ़ गई। आर्य उसकी तेज हो चुकी धड़कनों को महसूस करके ही बता सकता था कि वो कितना घबरा रही है।
फिर तानिया आर्य से आहिस्ते से अलग होते हुए बोली, वो मुझे बहुत काम है। ये बहाना बनाते हुए वो बिना टाइम वेस्ट किए कमरे से बाहर दौड़कर आ गई। उसकी ऐसी हालत देखकर आर्य खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तानिया सीधे किचन में आ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। खुद को शांत करके वो मन ही मन बोली, आज तो जान ही निकाल दी थी मेरी। कभी कभी ये स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। ये कहते हुए वो एक कप चाय और कॉफी बनाने लगी। फिर उसे कप में निकालकर एक ट्रे में लेकर युवान के रूम की तरफ चली गई। उसके कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए वह सीधे अंदर चली गई। उसने देखा कि युवान अपने बेड पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम है। तानिया ने चाय और कॉफी का कप वहीं टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके सिर को सहलाने लगी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे मां के करीब आने का सुकून मिलता है, लेकिन आज वो बिल्कुल शांत था। युवान जाने किस गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या तानिया और आर्य की बीच की दूरियां अब खत्म होंगी? आखिर क्या था वो राज जो अनिल जी ने तानिया को नहीं बताया, और क्या था वो सरप्राइज जो आर्य सिंघानिया ने विक्रांत खन्ना को भिजवाया था? अब आगे क्या होने वाला था? तानिया ने चाय और कॉफी का कप वही टेबल पर रख दिया और युवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसके सिर को सहलाने लगी। युवान ने उसे कहा था कि उसके पास आकर उसे मां के करीब आने का सुकून मिलता था। युवान तानिया की गोद में सिर रखकर लेट गया। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। फिर युवान आहिस्ते से तानिया से अलग हुआ। युवान की आंखें अब नम सी हो गई थी। आज पहली बार तानिया ने युवान को इस तरह इमोशनल होते हुए देख रही थी। युवान को इस तरह देखकर तानिया समझ गई कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। तानिया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारा भाई बहुत लकी है युवान, क्योंकि उन्हें तुम जैसा भाई मिला है। युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, भाई मेरे लिए सब कुछ है। उनमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। आर्य भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तानिया युवान की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और युवान से बोली, डोंट वरी युवान, तुम्हारे भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाभी, आपको पता है, जब मॉम और युविका की डेथ हुई थी तब डैड खुद को संभालने की हालत में भी नहीं थे। वो डिप्रेशन में चले गए थे। तब आर्य भाई ने ही मुझे एक डैड की तरह संभाला था। वो कभी अपना प्यार जताते नहीं, पर मैं जानता हूं कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद उसके हाथों में कॉफी का वो कप दे दिया जो वो उसके लिए वो बनाकर लाई थी, और खुद चाय की सिप लेने लगी। वो अपने हाथों में चाय का कप लेकर बोली, युवान एक बात बताओ, डैड और आर्य के साथ कुछ हुआ है क्या, जो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते तक नहीं? युवान ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो तानिया को सिंघानिया फैमिली के एक ऐसे चैप्टर से रूबरू कराने वाला था जो वो खुद दोबारा याद भी नहीं करना चाहता था। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, मैं इस इंसिडेंट को अपनी लाइफ में कभी याद करना नहीं चाहता, पर आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि ये आर्य भाई की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। आपने सही नोटिस किया भाभी, आर्य भाई और डैड के रिश्ते में एक खटास आ गई है, और इसका रीजन है मॉम और युविका की डेथ। तानिया युवान की बातें सुनकर चौंक गई और बोली, क्या कहा?
मॉम और युविका की डेथ। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए बोला। हाँ भाभी, मॉम और युविका की डेथ नेचुरल नहीं थी। किसी ने टेरेस से उन्हें धक्का देकर उनकी जान ले ली। डैड मॉम और युविका की मौत का जिम्मेदार आर्य भाई को मानते आ रहे हैं। तानिया तो पहले ही मॉम और युविका की मर्डर की बात सुनकर चौंक गई थी। उसे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि डैड उनकी वाइफ और बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने ही बेटे को क्यों मानते हैं। फिर वो युवान से सवाल करने लगी। मॉम और युविका की मौत की वजह डैड आर्य को क्यों मानते हैं? युवान ने उस दिन का पूरा इंसिडेंट तानिया को बता दिया। जिस दिन उसकी मॉम और बहन की डेथ हुई थी, वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला। भाभी, उस फंक्शन में डैड ने आर्य भाई को मॉम और युविका के साथ जाने को कहा था और ये सख्त से सख्त हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी दोनों को अपनी आंखों से दूर न जाने दे, क्योंकि सिंघानिया फैमिली के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। आर्य भाई मॉम और युविका के साथ फंक्शन में आए थे। वो उनके साथ ही थे, पर तभी उनके ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से भाई को ना चाहते हुए भी मॉम और युविका को छोड़कर जाना पड़ा। तब तक के लिए भाई ने दोनों की सिक्योरिटी के लिए एक बॉडीगार्ड वहां रखा हुआ था, पर जब आर्य भाई वहां वापस आए तो वही हुआ जिसका डर था। किसी ने उन्हें टेरेस से धक्का देकर उनकी जान ले ली थी। ये कहते हुए युवान की आंखें नम हो गईं। तानिया ने उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। युवान अपनी बात जारी रखते हुए बोला। उनकी मौत की खबर सुनकर डैड बिल्कुल टूट चुके थे। वो युविका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उनकी लाडली बेटी थी और आर्य भाई और मेरी लाडली बहन थी। युवान की बातें सुनकर तानिया की आंखें नम हो गई थी। युवान अपनी बातें जारी रखते हुए कहा। जब उन्हें आर्य भाई के फंक्शन छोड़कर जाने की बात पता चली तो उन्होंने आर्य भाई को बहुत खरी खोटी सुनाई थी। डैड तब बहुत तकलीफ में थे। उन्हें बस अपनी वाइफ और बेटी के खोने का गम दिख रहा था। डैड का कहना था कि अगर आर्य भाई उन्हें छोड़कर नहीं जाते तो ये सब होता ही नहीं। शायद डैड सही भी हो, पर आर्य भाई को नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, वरना वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। उस दिन सिर्फ डैड ने अपनी वाइफ और बेटी नहीं खोई थी, बल्कि मैंने और भाई ने भी अपनी मां और बहन को खोया था। पर डैड को अपने गम के आगे हमारा गम नजर नहीं आया। आर्य भाई तो ऑलरेडी मॉम और युविका की डेथ की खबर सुनकर टूट चुके थे, पर डैड के इस इल्जाम ने भाई को अंदर से ही मार दिया। उन्हें अपनी ही मॉम और बहन का कातिल बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक डैड और भाई का रिश्ता वैसा का वैसा ही है। तानिया अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए बोली। पर युवान आर्य जानबूझकर तो मॉम और युविका को छोड़कर नहीं गए थे। मुझे लगता है ऑफिस में जरूर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। उनसे ये अनजाने में ही हो गया होगा, पर इसके लिए उन्हें अपनी मॉम और बहन की मौत का जिम्मेदार मानना गलत है। युवान, भाभी आप सही कह रही हैं, पर डैड को यह बात कौन समझाए। वो अपनी वाइफ और बेटी को खोने के गम में ये भूल ही गए कि उनके बेटे ने भी उस वक्त अपनी मां और बहन को खोया था। डैड को आर्य भाई का दर्द कभी नजर ही नहीं आया। बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने भाई से दूरी बना ली। भाभी आपको पता है, भाई ने अपना ये गम और तकलीफें किसी के साथ शेयर नहीं की। वो अकेले ही इसे सहते हुए घुटते रहे, पर हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। भाई ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, पर डैड ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराकर उन्हें तोड़ दिया था। तब से उन्हें अपने लिए ये शब्द सुनने से ही नफरत हो गई। अब तानिया को समझ आ रहा था कि उस दिन आर्य ने जब तानिया से अपने लिए गैर जिम्मेदार शब्द सुनकर आर्य गुस्से से पागल क्यों हो गया था। अब तानिया को समझ आ रहा था कि उसने अनजाने में ही सही,
पर तानिया ने आर्य के गहरे घावों को ताजा कर दिया था। मॉम और युविका की डेथ के बाद से डैड ने भाई से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया था। भाई जब उनकी केयर भी करते थे तो भी ये डैड को पसंद नहीं आता था। वो बार बार भाई से यही कहते थे कि वो उनसे और उनके मामलों से दूर रहा करे। डैड के जिद के आगे भाई को झुकना पड़ा, लेकिन उन्होंने डैड की परवाह करनी नहीं छोड़ी। बस वो किसी को भी ये पता लगने नहीं देते थे। अब तानिया को अपनी कही हुई बातों के लिए बुरा लगने लगा था कि क्यों उस दिन उसने बिना सोचे समझे आर्य को इतना कुछ सुना दिया था। उस दिन भी जब डैड बेहोश होकर गिर गए थे, तब भी उन्होंने हर एक घंटे में मुझे कॉल करके मुझसे डैड की खबर लेते रहे। तानिया को अब गिल्ट फील होने लगा। आर्य के बारे में वो क्या सोचती थी कि वो एक गैर जिम्मेदार बेटा है, पर असल में तो वो सबकी बहुत अच्छे से केयर करता था, पर दिखाता किसी को भी नहीं। युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी मैं चाहता हूं कि डैड एक बार अपने गुस्से को साइड रखकर सच को समझने की कोशिश करे और भाई को भी माफ कर दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई ने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अगर भाई की जगह में होता तो मैं भी वही करता जो भाई ने किया था। तानिया युवान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी युवान, आई विश तुम जो चाहते हो वैसा ही हो। फिर तानिया युवान के कमरे से निकलकर वेद के कमरे की तरफ जाने लगी। उसे देखना था कि उसका प्यारा बेबी अब तक उठा या नहीं। जब वो उसके रूम में पहुंची तो वेद वहां नहीं था। तानिया ने वॉशरूम में भी देखा, पर वो वहां भी नहीं था। वो वेदांश को ढूंढने के लिए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अंदर आकर उसने देखा कि वेद अपने सुपर हीरो वाले टेडी को अपने एक हाथ से पकड़कर उनके कमरे में आया हुआ था और आर्य बेड पर बैठे हुए उसे देख रहा था। वेदांश बेड के करीब जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से बेड को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा। थोड़े स्ट्रगल के बाद वो बेड पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तानिया भी स्माइल करते हुए बेड पर आ गई। वेद दोनों के बीच में था। वेद अपने टेडी को साइड में रखकर अपने छोटे से हाथ से आर्य के गाल को छूते हुए बोला, डैडी आप कैसे हो? आर्य वेद के उस हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, अब मैं काफी ठीक हो गया हूं बेटा। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, डैडी मुझे पता था आप जल्दी ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरी अम्मा आपका ख्याल रख रही है, इसीलिए। तानिया स्माइल करते हुए अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी। वेद अपनी क्यूट बातों को जारी रखते हुए बोला, डैडी आप जब ठीक हो जाओगे हम मिलकर लुका छिपी खेलेंगे। फिर वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा टेंशन मत लो, मैं आपको भी खिलाऊंगा। आर्य अपने बेटे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर स्माइल करने लगा और वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ मेरे बच्चे, डैडी को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं और आप खूब गेम्स खेलेंगे। डैडी हम क्रिकेट खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। थोड़ी देर बाद बातें करते करते आर्य को नींद आने लगी और वेद की भी पलकें भारी होने लगी। आर्य तो पहले ही लेटा हुआ था, इसलिए वो आंख बंद करके सो गया। तानिया ने वेद को भी वही अपने डैड के बगल में सुला दिया और दोनों को ब्लैकेट से कवर कर दिया। तानिया आर्य के बिखरे बालों को ठीक करने लगी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये कहते हुए तानिया ने उसके माथे को चूम लिया। क्या तानिया आर्य और अनिल जी को मिलाने में कामयाब हो पाएगी या फिर आर्य का अतीत उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा? क्या होगा अब
ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी।